अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप मेरी स्क्रीन और आवाज दोनों ही आप तक पहुंच रही हैं। प्लीज मुझे अपडेट कर दें व्हाट्सएप पे। थैंक यू बेटा। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आयनाइजेशन का मतलब क्या था। अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग है, इस इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर स्ट्राइक करे और ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में से बाहर निकल जाए, तो जो पेरेंट एटम है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, आयन बन जाएगा विच इज पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफिशिएंसी है वो पॉजिटिव आयन को रिजल्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस जो होती है वो नेगेटिव आयन को रिजल्ट करती है। हमने लास्ट सेशन में अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस के लिए ये सोचा था कि ये आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी ये जहां भी किसी भी मीडियम में आप इनको, जैसे एयर है इसके अंदर अगर आप इनको ये ट्रेवल करेंगी तो ये क्या करेंगी, आयनाइजेशन को कॉज करेंगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये सारा रिकनेक्ट करने के लिए प्रीवियस क्लास में हमने जो काम किया हुआ है उसके साथ आज हम लोग ये जो आयनाइजिंग प्रॉपर्टी है इन रेडिएशंस की, उसको यूज करके इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करेंगे। रेडिएशन को डिटेक्ट करना जो है, क्योंकि रेडिएशन तो हमें नजर नहीं आ रही, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की जरूरत है, इक्विपमेंट्स की जरूरत है, और हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इन रेडिएशंस की वो है आयनाइजेशन। अब ये कैसे यूज होती है मैं भी आपको ये क्लियर करता हूँ। इसके लिए एक साइंटिस्ट ने गीगर म्यूलर ट्यूब, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एक ट्यूब या काउंटर जो था ये डिजाइन किया। ये हमारे पास, मैं इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ आपको। हमारे पास यहाँ पर ये एक इस तरह का सिलेंडर है और इसके बीच में ये एक मेटल की रॉड लगी हुई है, स्ट्रिप है, और ये मीका की शीट है, मीका विंडो है। अब मीका की शीट की खासियत ये है कि इसमें से अल्फा, बीटा और गामा तीनों रेडिएशंस क्रॉस कर सकते हैं। ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर इनर्ट गैस, कोई भी इनर्ट गैस, चाहे आर्गन हो, नियॉन या हीलियम, लो प्रेशर के ऊपर फिल कर दी जाती है। अच्छा, अब बेटा अगर आप इसको देखें, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारे पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया एनोड। ठीक है, ये यहाँ पे हमने, ये कौन सा इलेक्ट्रोड बना, ये एनोड बन गया, ये सेंट्रल वायर जो है। और जो इसकी बॉडी है इस ट्यूब की, ये बॉडी कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो जो इसका एक्सटर्नल बॉडी है ये नेगेटिवली चार्ज है और जो सेंटर में ये वायर है ये पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पर हमने एक स्केल मीटर या रेट मीटर कनेक्ट किया हुआ है और हम यहाँ पे एक स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली स्पीकर भी होता है ताकि हमें पता लगे। अब होता ये है कि जैसे ही ये रेडिएशंस एंटर होती हैं, फर्स्ट करते हैं इसके अंदर आर्गन गैस है फील्ड, तो ये आर्गन गैस के जैसी रेडिएशन आएगी तो ये आर्गन गैस को क्या करेंगी, आयनाइज करेंगी। अब वो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा वो जाएगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरफ, और जो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट आउट हो रहे हैं वो सारे के सारे इस एनोड पे, सेंटर वाले एनोड पे फॉल कर।
दोबारा से सोचते हैं। हमने यहाँ पर एक सप्लाई कनेक्ट की हुई है 450 वोल्ट की, ये डीसी सप्लाई है। ये एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर के बीच में ये सेंटर में एक वायर है, इस सेंटर वायर को हमने एनोड बना दिया, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और जो इसकी सिलेंडर की जो बॉडी है, ये ट्यूब की जो बॉडी है, इसको हमने कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गया। ठीक है। अब बेटा इसके इन बिटवीन यहाँ पर हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर हमने स्केल मीटर या रेट मीटर कनेक्ट किया हुआ है। अब स्केल मीटर या रेट मीटर क्या करता है, ये इस तरह का काउंटर होता है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। इस काउंटर पे रीडिंग्स आती हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास स्केल मीटर है, ये काउंटर है, ये इसके ऊपर रीडिंग्स आ रही हैं। ठीक है, ये काउंट्स पर सेकंड है। ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बेटा ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। आप चेक करें इसको, सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये ओपन सर्किट है। ठीक है, क्लोज सर्किट में तो ये इस तरह से मिल जाते हैं, ये ओपन सर्किट है। अब क्या होता है कि ये जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही रेडिएशन एंटर होती है, ये आर्गन गैस जो भी यहाँ पे गैस फील्ड है लो प्रेशर पे, उसको आयनाइज करती हैं। अब उस आयनाइजेशन की वजह से अगर फर्ज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड के ऊपर फॉल करते हैं आके, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है, और वो पल्स इस रेट मीटर पे हम रिकॉर्ड करते हैं, या यहाँ पर अगर एक स्पीकर लगा हुआ है तो उसके ऊपर हम उसकी साउंड सुन लेते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से बेटा ये पॉजिटिव जैसे ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे इसकी बॉडी के साथ, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होगी, वो भी हमारा रेट मीटर क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा। ये जो सेटअप है, इसमें हमने जो रेडिएशंस हैं, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस, इन रेडिएशंस को हमने आयनाइजेशन को यूज करते हुए डिटेक्ट किया कि यहाँ पे कौन सी रेडिएशन जो है, यहाँ पर रेडिएशंस आ रही हैं और उनकी वजह से एक्टिविटी कितनी है, वो हमें स्केल मीटर या रेट मीटर के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले पे नजर आ रही है। ये जो इस ट्यूब का, ये बड़ी क्लासिकल ट्यूब है और बहुत आसानी से ये पोर्टेबल है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये है कि वन कैन नॉट आइडेंटिफाई कि विच टाइप ऑफ रेडिएशन द सोर्स इज इमिटिंग, यानी इसमें से अल्फा निकल रही है, बीटा निकल रही है। उसके लिए फिर हमें वो जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो रेडिएशंस हैं, तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, जिनको हमने यूज स्टडी किया था। कि अगर आपको मैं यहाँ पे एक मिनट में, तो अगर हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहाँ जीएम ट्यूब रखी हुई है, बीच में कार्ड शीट रखें, और अल्फा रेडिएशंस क्या हो जाएंगी आपके पास, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इस तरह से बीटा के लिए यहाँ पे एल्युमिनियम रखा जाए या लेड रखा जाए, गैमा रेडिएशन उसमें से काफी हद तक स्टॉप हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी आप यूज करके इसको मैं भी डिजाइन करूंगा, वहां पे मैं इस पे बात करूंगा। फिलहाल जो मैं इसका इनर स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ, अगर किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, आप अपना क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आई होप कि ये क्लियर है। यहाँ पर हमने एक हाई पावर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट की हुई है। जैसे ही रेडिएशन इसमें एंटर होंगी, तो ये रेडिएशन क्या करना शुरू कर देंगे, ये रेडिएशन यहाँ पे इसको आयनाइज करेंगी, और उस आयनाइजेशन की वजह से हमारे पास रेट मीटर के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर रीडिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। और अगर यहाँ पे स्पीकर कनेक्टेड होगा तो हमें साउंड भी आएगी टिक टिक की। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए। तो कैसे डिटेक्ट करेंगे वो तो मैं बाद में डिजाइन करूंगा ना बेटा, अभी प्रैक्टिकल डिजाइन करेंगे। फिलहाल तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस सोर्स में से कोई भी रेडिएशन हो रही है, तो ये जैसे ही आर्गन गैस, यहाँ पर आर्गन गैस को क्या करेगी बेटा, आयनाइज करेगी। उस आयनाइजेशन की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव आइंस बनेंगे। ये आइंस अगर पॉजिटिव आइंस है तो ये बॉडी को जाकर स्ट्राइक करेंगे नीचे और ऊपर, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव आइन इसकी तरफ जाएगा। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक पल्स बनेगी, जो यहाँ पर रेट मीटर उसको रिकॉर्ड करेगा। ऐसे ही जो नेगेटिव आयंस होंगे वो सेंटर वाले एनोड पे आके फॉल करेंगे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पल्स बनेगी और रेट मीटर उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है सादिक।
ये वर्किंग समझ में आई? कैसे कौन सी रेडिएशन कैसे डिटेक्ट होती है बाद में सोचते हैं। दूसरा हमारे पास जो डिवाइस है, ये तो हो गया जीएम ट्यूब। सेकंड हमारे पास एक क्लाउड चैम्बर होता है। ये क्लाउड चैम्बर जो है, इस तरह का हमारे पास सेटअप है। इसमें यहाँ पर ड्राई आइस रखी जाती है, इसके बीच में ये रेडियो एक्टिव सोर्स रखी जाती है। यहाँ पर इस जगह पे ये फेल्ट रिंग्स हैं। यहाँ पर अंदर की साइड पे अल्कोहल जो होता है उसको यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करा दिया जाता है, और इसके बीच में आर्गन गैस जो है वो फिल की जाती है, या मैंने इनर्ट गैस कोई भी। अब जैसे रेडिएशन इसमें से फ्लो करती हैं, तो बेटा ये यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पर आयनाइजेशन करेगा। अब जो जो अल्कोहल है, वो जो आयंस हैं वो अल्कोहल के जो पार्टिकल्स हैं उन आयंस के साथ स्टिक कर जाएंगे। अब ये क्यों, इसमें कुछ केमिस्ट्री के कुछ बेसिक है, बस आप इसको यूं समझे कि ये जो अल्कोहल है वो स्टिक कर जाएगा आयंस के साथ, और उसके स्टिक करने की वजह से आपके पास इस तरह के ट्रैक्स बनते हुए आपको नजर आए। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट ट्रैक्स हैं लाइक दिस, तो ये अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरी बात क्लियर है? आई होप मेरी बात समझ गए आप लोग, कि यहाँ से ये लाइट सोर्स लगी हुई है, यहाँ से रेडिएशन बाहर निकल रही है, और ये अर्गन गैस फील्ड है, और इसके अंदर जो है हमारे पास अल्कोहल के वेपर्स भी हैं। तो जैसे जैसे बेटा मैं आपको एक बात समझाऊं, जैसे आसमान पे आपने देखा हो जेट जहाज जाता है तो वो व्हाइट कलर की स्ट्रीक बनाता हो जाता है, तो जैसे ही रेडिएशंस यहाँ पे आयनाइजेशन करेंगी तो उससे स्ट्रीक बनेगी। ये जो स्ट्रीक्स होंगी ये स्ट्रेट और थिक हैं, तो ये अल्फा को शो करेगा। ये थिन और कर्वी हैं, तो ये बीटा को शो करेगा। और इस तरह से ये आपके पास कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि ये इस तरह के आपके पास जो है डॉटेड इस तरह के स्ट्रीक्स बन रहे हैं, तो ये आपके पास गामा रेडिएशंस को शो करेगा। यानी ये जो क्लाउड चैम्बर है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं आप रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, साथ में ये भी पता लग सकता है कि कौन सी रेडिएशन जो है यहाँ से एमिट आउट हो रही। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये भी आसान काम, मुश्किल नहीं है। फिर हमारे पास एक और है स्पार्क काउंटर। ये यूजुअली अल्फा को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इसमें बेटा हमारे पास स्पार्क काउंटर के अंदर मैंने तस्वीरें ली थी, एक मिनट। ये स्पार्क काउंटर है, अगर आप इसको देखें। ठीक है, मैं और तस्वीरें भी इसकी ऐड कर देता हूँ। जी, ये ऊपर ये आपको एक जाली सी नजर आ रही है, इसको गॉज कहते हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। इसके नीचे ये एक मेटल की वायर है। ठीक है, अब बेटा ये रेडियो एक्टिव सोर्स रखी हुई है। अब जैसे ही रेडिएशन इसमें से पास करेंगी, तो इसके इन बिटवीन यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ पर आपके पास स्पार्क प्रोड्यूस होंगे बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन। ये इस तरह के, जैसे लाइटनिंग होती है, ये इस तरह का स्पार्क प्रोड्यूस होगा, जैसे लाइटनिंग होती है ना इस तरह की। तो ये जो स्पार्क काउंटर है, ये भी आपके पास वैसे यूजुअली अल्फा के लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन में यूज करते हैं, लेकिन ये भी एक तरह का डिटेक्टर है। इससे आप रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गॉज लगी हुई होगी, ये बहुत हाई टेंशन सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, और ये यहाँ पर यानी कि ये देखें 5 to 6 किलो वोल्ट, यानी 5,000 to 6,000 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। ये गॉज इसको कहते हैं, आप बुक में पढ़ेंगे। ये वायर लगी हुई है, ये सोर्स आपने रखी, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इस तरह के स्पार्क प्रोड्यूस होंगे। इससे हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो है यहाँ पर अल्फा रेडिएशन जो है वो इमिट आउट हो। ये भी अगेन इसी वजह से है। तो जीएम ट्यूब जो है, रेट मीटर शोज द काउंट रेट।
ठीक है, क्लाउड चैम्बर पे ट्रैक्स बनेंगे जिसको स्ट्रीक्स कह सकते हैं। फोटोग्राफिक बैच, सबसे पहले बेटा फोटोग्राफिक प्लेट्स थी जिसके ऊपर हमने डिटेक्ट किया था, और ये क्या करता है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को जो है डार्क कर देता है। ये जैसे हमारे पास बेटा ये होते हैं ना, जैसे ये क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, या जहाँ पे न्यूक्लियर का जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जा रहे हैं, जो उस जगह पर जो लोग होते हैं उनके यूनिफॉर्म पे ये बैजेस लगे हुए होते हैं। तो अगर ये बैजेस डार्क होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब रेडिएशन जो है उनकी लीकेज स्टार्ट हो गई है। तो पहला तो डिटेक्टर ये फोटोग्राफिक प्लेट्स थी, उसके बाद जीएम ट्यूब, क्लाउड चैम्बर और स्पार्क काउंटर्स बने। तो ये हमारे पास बेटा टोटल इसका वो है, अंडरस्टैंडिंग है। अब इसमें हमारे पास, मैं ये चाहूंगा कि आप जो है इसमें, यस ये था मेरे ख्याल से, नहीं The tube has got a protective दिस वन, ये एक वीडियो है, इसको देखते हैं। which can then be counted, आप लोगों के revealing पास ये a स्क्रीन शेयर हो central रही है और आवाज wire आ रही which है, is positively प्लीज इनको charged अपडेट कीजिएगा। and a cylinder which is the negative connection. Every time the radiation comes in, it'll trigger an event which can then be counted by a machine. Schools may have different types of meters, but essentially they all provide the same function: to provide the voltage to the Geiger-Müller tube and count the events. Whenever you're setting up a radioactive source, you always make sure it isn't pointing at people. And a good setup is to use a retort stand with the radioactive source pointing down. एक मिनट बेटा, एक मिनट, शो हो रही है माहौल, चलो। All the time, and the Geiger-Müller tube at the bottom. Whenever you're using a Geiger-Müller tube, particularly if you're holding it in a clamp, it's very important to make sure you don't squeeze it too hard, because that too could damage the window. For this experiment, use a pure beta source such as strontium-90. I can get an audible representation of how much radiation I'm measuring. The first thing to do is to show that, unlike the alpha particles which are stopped by paper, the beta particles aren't. So putting a piece of paper in makes no difference at all. However, if I bring a piece of aluminium in, we can hear that the beta particles are completely stopped, because the range of beta particles is a few millimetres of aluminium. What happens to the beta radiation? As the beta particle enters the aluminium, it'll slow down, losing energy. In the end, it's likely to become part of the sea of electrons. The other thing we can demonstrate is the range of the beta particles in air, and if I move the source away from the detector, you'll hear that the count rate decreases. And notice that the range in air is significantly larger than the alpha particles, which was 2 or 3 centimetres. We're at tens of centimetres and still getting a reading on the counter. This time I'm going to use cobalt 60 as my gamma source. So I'm going to mount the gamma source above the Geiger-Müller tube. That's quite a lot lower count rate. There's two answers to that. The first is that the Geiger-Müller tube is not as good at detecting gamma rays. And secondly, the number of gamma rays produced by this source is quite low. If I put the aluminium in the way, the aluminium is not absorbing many of the gamma rays as they pass through. However, if I introduce some lead, it's only with a couple of centimetres of ray that the count rate is significantly reduced, because gamma rays can pass through lead, but several centimetres starts to significantly reduce the number getting through. Reduced but not stopped. Yeah, to completely stop the count rate, we have to have several tens of centimetres of lead. Why is it that lead stops it as opposed to another metal like aluminium? Okay, the aluminium itself is quite a light metal. Its density isn't very high, as opposed to lead, which is very dense, which will absorb the gamma rays as they pass through.
handling the absorbers with the bare hands is quite safe. The problem arises if you're tempted to... I hope ये GM ट्यूब से जो साउंड जनरेट होती है और जो सादिक आपने क्वेश्चन किया था उसकी वजह से ये मैंने वीडियो शेयर की कि इसमें देखिए बीटा रेडिएशंस को उसने स्टॉप करना था तो उसने एल्युमिनियम को यूज किया और एकदम से जो गाइगर म्यूलर ट्यूब थी उसका जो काउंट रेट था वो जो साउंड आ रही थी वो स्टॉप हो गई थी। उसके बाद उसने गैमा रेडिएशंस की बात की और उसको उसने लेड से स्टॉप करने की कोशिश की। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही एक चीज और इसमें आप लोगों के लिए ऐड करूं मैं। ये स्पार्क काउंटर है। The spark counter can also be used to look at the absorption properties of alpha radiation using an americium source. I'm going to hold the source so the alphas are being detected. When I put the paper in the way, it stops. To show that paper stops the alpha particles from getting through. I can now point out the range of the alpha particles, which is a few centimetres in air. I hope स्पार्क काउंटर वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्लाउड चैम्बर को देखते हैं। See, it's mounted in a cork. We're now going to have a look at the cloud chamber. The first job is to put the alcohol around the edge. Why use alcohol? Alcohol is a dipole molecule, meaning that it'll be attracted towards the ionised air particle. When I find the source for the cloud chamber, you'll see it's mounted in a cork in a metal tin. I'm going to pick the source up by the cork, and I'm not going to touch the end which is covered with the luminous paint which contains radium. I carefully thread it through, and the cork also seals the chamber and stops the alcohol vapour from coming out. So now it's time to put the dry ice into the bottom of the chamber. I'm not going to pack it to the top, I'm just going to put enough in to cover the bottom of the chamber, and then put the sponge in to hold it in place, and attach the bottom and turn it to lock it in place. Once you've done that, you can turn the chamber back over. We can use the small wedges to ensure that it's flat on the table. And we're now ready to illuminate the chamber. You can then view from the top of the chamber to see the tracks produced by flat on the table. And we're now ready to illuminate the chamber. Yes. You can then view from the top of the streaks बनते हुए white नजर आ रहे होंगे, तो ये इस तरह के streaks बनते हैं, ये अल्फा है मेरे ख्याल से, इसलिए इतने straight है. chamber to see the tracks produced by the ionizing radiation. ठीक है, ये straight आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल straight. तो ये अल्फा की वजह से streaks बनते हैं. I hope ये बात clear होगी है. तो हमारे पास जो ये मैंने 3 काउंटर्स की बात की, GM ट्यूब उसकी आपने देख लिया, उसको डिटेक्ट कैसे किया उसने, और फिर उसके बाद क्लाउड चैम्बर और हमने स्पार्क काउंटर. इसके ऊपर आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूं. स्क्रीन शेयर हो रही है? चलें, नो क्वेश्चन. अच्छा, अब बेटा, अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं कि हमारे पास ये एक लेड लाइंड एक कंटेनर है, और ये कंटेनर, अच्छा एक चीज पहले, आई एम सॉरी, एक चीज पहले कंप्लीट कर लें. एक होती है बैकग्राउंड रेडिएशंस. पहले हम बैकग्राउंड रेडिएशंस को डिस्कस करते हैं, फिर मैं इस एक्सपेरिमेंट की तरफ जाऊंगा. तो
background radiations are the radiation that exist around us all the time. ये वो रेडिएशन है जो हम जो है एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड ऑन अर्थ एंड इन आवर आउटर स्पेस, ठीक है बेटा। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इसका अमाउंट बढ़ा है, वो भी अभी देखते हैं। तो ये जो रेडिएशन, जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं, दीज रेडिएशंस एग्जिस्ट अराउंड अस ऑल द टाइम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, नेचुरल सोर्सेज हैं और मैन मेड सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन में अगर आप देखें तो बेटा ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना, रेडॉन जो गैस है, रेडॉन गैस, ये जो है बल्क में हमारे पास जो है कंट्रीब्यूट करती है बैकग्राउंड रेडिएशंस को। कुछ कॉस्मिक हैं, फिर हमारा जो खाना है और जो हमारे पास मेडिकल जो हम यूज करते हैं एक्सरेज वगैरह को, जो बिल्डिंग्स के स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, इनमें से ये हमारे पास इमेजन हो रहा होता है, ठीक है। तो background radiation is the radiation that is present all around in the environment. Radon gas is given off from some types of rocks. Every second of the day, there is some radiation emanating from natural source such as rocks, cosmic rays from space and food. तो अब बेटा इसमें थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है कुछ मेडिकल यूज है, कुछ हमारा इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि airborne radon comes from the ground. This is from the natural decay of uranium in rocks and soil. ठीक है, the gas is tasteless, colorless and odorless, but it not generally a health issue. ये बेटा हमारे पास मेन सोर्स है, बड़ा रेडिएशन कॉज ही इसी की वजह से होती है। 50% ऑलमोस्ट ये कंट्रीब्यूट करता है और ये हमारे पास यूरेनियम के डिके से आ रही है। जो हमारे पास बेटा बिल्डिंग्स हैं, रॉक्स हैं, उसमें से भी हमारे पास इसकी बैकग्राउंड रेडिएशंस कंट्रीब्यूट कर रही है। दूसरा बेटा अक्सर बच्चे कॉस्मिक रेज का पूछते हैं किस तरह से। द सन इमिट्स एन enormous number of protons every second. Some of these enter the Earth atmosphere at high speed. When they collide with molecules in air, this leads to the production of gamma radiation. ठीक है बेटा। तो other sources of cosmic rays are supernova and other high energy cosmic events. ये फिर जब हम स्पेस फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। आई होप ये कॉस्मिक रेज की फॉर्मेशन समझ में आ गई है। उसके बाद कार्बन 14 बेटा हमारे पास वो भी एक्टिव होता है। तो ऑल ऑर्गेनिक मैटर कंटेन्स अ टाइनी अमाउंट ऑफ कार्बन 14. लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स constantly replace the supply of carbon in their system. Hence the amount of carbon 14 in the system stays almost constant. इसमें से रेडिएशन निकलती रहती है, डिके करता रहता है और कंटिन्यूसली ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन ऐड होता रहता है, इसलिए ये रिप्लेस होता रहता है और हमारे पास जो है इसकी तादाद कम नहीं होती हमारी बॉडी में, हमारे फूड के अंदर, हमारे खाने में, ठीक है। ये बेटा इसमें बस, और मैं इसमें कुछ और नहीं चाहूंगा। अब बेटा इसके लिए करते क्या है, इसके लिए करते ये हैं कि हमारे पास फर्स्ट करते हैं ये एक जीएम ट्यूब है और ये एक रेट मीटर है। तो इस रेट मीटर के ऊपर इन द एब्सेंस बेटा हमारे पास, इन द एब्सेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स, कोई रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं है, स्टिल हमारा जीएम ट्यूब जो है वो हमें रीडिंग दे रहा होता है। वो जो रीडिंग्स हैं उनको कहा जाता है बैकग्राउंड काउंट्स। बैकग्राउंड काउंट्स जो बैकग्राउंड रेडिएशन से हमें मिलती हैं वो बैकग्राउंड काउंट्स कहलाते हैं। तो ये अमूमन 20 काउंट्स पर सेकंड हम लोग ओ लेवल्स पे कंसीडर करते हैं, डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। तो बेटा इन द एब्सेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स the reading displayed by GM tube is because of the background radiation, और उन जो रीडिंग्स आती हैं उनको बैकग्राउंड काउंट्स कहा जाता है। एनी क्वेरी, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अब बेटा हमारे पास इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो निकाल के रखी थी, एक मिनट।
an individual click for each alpha, beta and gamma that's detected in the GM tube. Okay, as you can see, we're already off the scoreboard already. We've got one, and there's another one. Okay, now if I shut up for a second, you'll be able to hear the individual clicks. ये इस पे काउंट्स आ रहे हैं, ये आपको डिस्प्ले पे रीडिंग नजर आ रही है, देखें ये 3 हो गए. Right, so each individual click, each individual alpha, beta and gamma is detected. That's how sensitive the GM tube is. It's really, really sensitive. It can measure and sense individual alphas, betas and gammas, and this thing counts. Okay. Now you might be thinking, how come it's measuring alpha, betas and gammas at the moment? Because we don't have any radioactive source here. Well, there's something called background radiation. Okay. In the atmosphere, in the ground, all around us, there's naturally occurring radiation from naturally occurring radioactive decay of unstable isotopes. Alright? Now, a lot of this is found in the ground, and there's also radiation in the atmosphere as well, but this is known as background radiation. Now, this has a pretty constant value around the world. Obviously, in some places it's high, in some places it's lower, but it's pretty much similar. Now, how we count that? It's the number of clicks, the number of counts per second. And like I said, it doesn't distinguish between alpha, betas and gammas. It's just the number of counts per second. So let's have a measure of that. So all we need is a stopwatch, and we'll start timing and reset at the same time. Right, so 1 minute on the stopwatch. Okay, so we're looking around about 10 counts per minute. Okay, 10 counts per minute. That is the measurement of the background radiation in F6. Okay, not. जी, I hope background counts का भी concept clear हो गया. कोई मसला है अभी तक की डिस्कशन में? डिटेक्टर्स में बैकग्राउंड रेडिएशन, बैकग्राउंड काउंट्स को जीएम ट्यूब से कैसे मेजर किया? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए. ठीक है जी. अब बेटा हमने सबसे पहले स्टेप 1 यूजिंग जीएम ट्यूब मेजर बैकग्राउंड काउंट्स. हमने बैकग्राउंड काउंट्स को मेजर किया. नंबर 2 स्टेप, प्लेस जीएम ट्यूब. नहीं, 20 काउंट्स यूजुअली बेटा हम लोगों का एग्जामिनर 20 काउंट्स ही दे रहा होता है, तो ये 20 काउंट्स मैं तो पर्सनली 20 ही कंसीडर करता हूँ. तो प्लेस जीएम ट्यूब in front of radioactive source. Record the counts per minute या per second, जैसे भी आपको समझ में. ये इसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स रखी हुई है. ये आ गया लेड लाइन्ड कंटेनर, ताकि ये रेडिएशंस सिर्फ इस डायरेक्शन में बाहर निकल सकें
बाकी तो लेड जो होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स है। अब बेटा आपने यहां पर एक जीएम ट्यूब रखी और इस जीएम ट्यूब से ये आपका काउंटर पे डिस्प्ले आ गया, ठीक है, और आपने रीडिंग्स को नोट कर लिया। अब बेटा आपने क्या किया, आपने पहले स्टेप में इसके ऊपर पहले स्टेप में आपने क्या किया कि आपने इसके बीच में यहां पर एक कार्ड शीट रखी, ठीक है। अच्छा चलिए मैं नंबर से समझा देता हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ दिस कार्ड शीट, यानी इनिशियली जब आपने काउंट मेजर किया, फर्ज करते हैं ऐसे एक थ्योरेटिकल एक वो बना लेते हैं, एक वैल्यू बना लेते हैं। फर्ज करते हैं आपके पास थे 400 काउंट्स पर मिनट, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस कार्ड शीट, यानी ये कार्ड शीट यहाँ पे नहीं है, आपने जीएम ट्यूब पे रीडिंग ली, तो दैट इज 400 काउंट्स पर मिनट, ये इस पे रीडिंग आ रही। अब इसके अंदर आपने यहाँ पर एक पेपर रख दिया, जैसे वो स्पार्क काउंटर में पेपर रख रहा था ना, तो जो अल्फा रेडिएशन थी वो एब्जॉर्ब हो रही थी। जैसे ही आपने यहाँ पे काउंटर पेपर रखा, कार्ड शीट रखी, तो अब आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन बन सकती है। नंबर वन, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नंबर वन, द काउंट रेट्स शार्पली डिक्रीजेस, जैसे आपको मैंने वीडियो दिखाई थी, उसमें वो बीटा के लिए एल्युमिनियम को रखता है, तो एकदम आपको वो टिक टिक की साउंड जो थी वो जो वो क्या हो गई थी, वो स्टॉप हो गई थी। तो ऐसे ही शार्पली डिक्रीज कर गई अगर आपके पास काउंट रेट्स, तो इसका मतलब है अगर ये शार्पली डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास काउंट रेट शार्पली डिक्रीजेस, तो इसका मतलब अल्फा इज प्रेजेंट। सेकंड ऑप्शन ये बन सकती है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, तो काउंट रेट इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। जैसे फर्ज करते हैं, मैं नंबर से समझा दूं आपको, जैसे आपने कार्ड शीट रखा तो ये काउंट्स हो गया, फर्ज करते हैं ये काउंट्स हो गए 290 काउंट्स पर मिनट, और फर्ज करते हैं जैसे अगर फर्ज करते हैं अल्फा रेडिएशन नहीं है, इज नॉट चेंजिंग, तो काउंट रेट पहले 400 था, अब फर्ज करते 390 हो गया काउंट्स पर मिनट, या 402 हो गया काउंट्स पर मिनट, तो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। तो इससे आपको पता लगेगा कि अल्फा प्रेजेंट नहीं है, और अगर काउंट्स में सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्रेजेंट है। सेकंड नंबर पे अब आपने ये कार्ड शीट रखी यहाँ पे, तो अब इसमें अगर आप कार्ड शीट के बजाय अब इसमें आप जो है एल्युमिनियम की शीट रख दें तो क्या होगा, तो अब आपने यहाँ पर एल्युमिनियम रख दिया, थिक एल्युमिनियम शीट। अब जैसे एल्युमिनियम शीट रखा, अगेन वही दो बातें बेटा, अगर काउंट रेट डिक्रीज करता है तो आपके पास बीटा प्रेजेंट है, और अगर काउंट रेट डिक्रीज नहीं करता, ठीक है, काउंट रेट इज नॉट चेंजिंग, तो इसका मतलब बीटा इज नॉट प्रेजेंट। द सेम वे आप जो है अगर यहां पर इसके बीच में अगर लेड का थिक वॉल रख दें, लेड थिक कंटेनर को रख दें, मतलब लेड के जैसे उसने
पीसीज रखे थे, तो ये आपने लेड रखा, तो आपके पास सिग्निफिकेंट, देखिए लेड ने तो एब्जॉर्ब कर लेना अल्फा बीटा को, दोनों ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अब बेटा इसके ऊपर जो रीडिंग्स होंगी ये तकरीबन स्टॉप हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिक्रीज आ जाएगा। तो अमूमन बीटा रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए आपसे ये प्रैक्टिकल डिजाइन कराता है। तो ये जीएम ट्यूब को यूज करके आप रेडिएशंस को कि कौन सी टाइप की रेडिएशन सोर्स में से एमिट आउट हो रही है, आप उसको यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये 3 मार्क्स के लिए P2 के अंदर एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना होता है। तो मेरे ख्याल से किसी एक, जैसे फर्स्ट करते हुए कहते हैं हाउ इन लैब द स्टूडेंट विल ऑब्जर्व द रेडियोएक्टिव सोर्सेज एमिटिंग बीटा रेडिएशंस। तो आपने बिल्कुल बताया कि भाई आप भले बैकग्राउंड काउंट्स का जिक्र ना करो, उसकी जरूरत नहीं है, चलें, लेकिन आप ये बताओ कि उस रेडियो एक्टिव सोर्स के सामने आपने जीएम ट्यूब रख के उसके काउंट्स मेजर किए, उसके बाद आपने एल्युमिनियम शीट रखी, जैसे ही काउंट रेट्स उसके शार्पली डिक्रीज कर जाएंगे अगर, तो इसका मतलब बीटा इमेजन है, अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब बीटा इमेजन नहीं है। कोई प्रॉब्लम इस मसले में, इस सारी डिस्कशन में? किसी का कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, अब बेटा एक काम और कर लेते हैं। हमारे पास ये एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, और इस रेडियो एक्टिव सैंपल के सराउंडिंग में हमने जीएम ट्यूब्स रख दी, मल्टीपल जीएम ट्यूब्स हैं। इसके ऑल अराउंड हमने जीएम ट्यूब्स को सेट कर लिया। ये मैंने बहुत ज्यादा रखती हैं जीएम ट्यूब्स बरल। तो अब बेटा इन जीएम ट्यूब्स की जो रीडिंग होगी वो एक जैसी नहीं होगी। हो सकता है कि मैं इनको नंबर्स दे देता हूँ, दिस इज जीएम ट्यूब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्ज करते हैं इस जीएम ट्यूब पे काउंट्स आ रहे हैं 100 काउंट्स पर मिनट या पर सेकंड, और दूसरा इस पे आ रहे हैं 200 काउंट्स पर मिनट, इस पे आ रहे हैं 20 काउंट्स पर सेकंड, सॉरी ये 200 काउंट्स पर सेकंड है। इस पे आ रहे हैं फर्ज करते हैं 10 काउंट्स पर सेकंड, और इस पे आ रहे हैं 20 काउंट्स पर सेकंड, यहाँ आ रहे हैं 15 काउंट्स पर सेकंड। इसी तरह से यहाँ 12 काउंट्स पर सेकंड है, यहाँ पर 5 काउंट्स पर सेकंड है, या 15 काउंट्स पर सेकंड है। तो अब यहाँ पर देखिए हर एक पे रीडिंग डिफरेंट है। ये जो 10 20 15 है ये तो बैकग्राउंड रेडिएशंस को इमिट कर रहे हैं। ये जो 100 और 200 काउंट्स हैं, तो यहाँ पे हमें ये डिस्प्ले, यानी कि यहाँ पर इस सैंपल के अंदर कुछ न्यूक्लियस यहाँ पे डिके किया, उनसे रेडिएशन जनरेट हुई, वो इस जीएम ट्यूब पे रीडिंग को कॉज कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे सैंपल ने रेडिएशंस इमिट आउट की, वो यहाँ पर ये जीएम ट्यूब डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो बाय नेचर रैंडम डिके होता है। तो रैंडम डिके को अगर आपको एग्जाम में उसको एग्जामिनर को बताना हो तो ऐसे उसे बताइएगा कि सैंपल के अराउंड आई विल प्लेस सेवरल जीएम ट्यूब्स एंड द रीडिंग्स ऑन दोज जीएम ट्यूब्स वुड बी डिफरेंट, वो डिफर कर रही होगी, हर मिनट के अंदर रीडिंग डिफरेंट होगी। इससे हमें पता लगेगा कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स है उससे जो डिके हो रहा है वो एक रैंडम डिके हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल से रैंडम डिके कैसे आपने ऑब्जर्व करना है ये आपको पता लग गया। जीएम ट्यूब को यूज करके आपने किस तरह से उसको देखना है कि आपके पास कौन सी रेडिएशन इमिट आउट हो रही है, जीएम ट्यूब कैसे काम करता है, क्लाउड चैम्बर कैसे काम करता है, स्पार्क काउंटर कैसे काम करता है। तो ये आज की क्लास में हमने डिटेक्शंस को ही देखना था। तो इसको मैं यहीं पे एंड करूंगा। अब हमारा अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए,
तो मैं उसे एड्रेस कर लूं। अदरवाइज कल की क्लास में फिर हम न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर डिके यानी फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस पे बात करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे भेज दीजिए। विल चेंज डायरेक्शन बेटा, वन कैन नॉट प्रिडिक्ट विच एंड व्हेन। फर्ज करते हैं इसने 100 किया, तो नेक्स्ट टाइम में इसकी रीडिंग हो गई 10, एकदम इस वाले की, फर्ज कर इस वाले की रीडिंग एकदम बढ़ के 500 काउंट्स पर सेकंड होगी। वन कैन नॉट प्रिडिक्ट विच ऑफ द जीएम ट्यूब विल गिव अस जो मैक्सिमम रीडिंग, या किस पे रीडिंग कब आएगी। इससे पता लग रहा है कि कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा और किस वक्त करेगा। वन कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो रैंडम नेचर का तो मतलब ही यही था ना, कि रैंडम नेचर का मतलब है कि व्हेन एंड विच ऑफ द न्यूक्लियाई विल डिके, वन कैन नॉट प्रिडिक्ट। ठीक है। तो हमारे पास बेटा अब ये हो गया। मैं अब इसकी जो है, जिनको इसकी वर्किंग को देखना है, तो मैं भी इसकी अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग को, तो प्लीज उसमें से आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज बेटा, टेक केयर।